हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे थे उसमें हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस क्या है। आइए अब देखते हैं प्रोसेस। आइए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो एचआर एनवायरनमेंट जो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उसके अंदर रन करेगा। कंप्लीट प्रोसेस उसके अंदर ही होगा जो एचआर एनवायरनमेंट है। और जो स्टेप्स रहेंगे उसके अंदर है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, demand forecasting and as well as supply forecasting of HR। फिर है HR प्रोग्रामिंग, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HRP प्रोग्राम and control and evaluation program। So these are the steps involved into human resource planning process। आइए अब इन सबको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कि बताया कि जितना भी एचआर प्लानिंग प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, रन करेगा, वो एनवायरनमेंट के अंदर रन करेगा। तो एनवायरनमेंट के अंदर वही दो चीजें हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, जो हमने डिस्कस किया है एचआर का जो एनवायरनमेंट होता है। तो जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं या सोशल फैक्टर हैं, इन सब का इम्पैक्ट तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे आएगा ही आएगा। जैसे ऑटोमेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी चेंजेस, डेमोग्राफिक, सोशल फैक्टर्स एंड जितने भी लॉज हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर के हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या लेबर लॉज हो, इन सब का हमको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ही एग्जिस्ट करेगा टोटल एचआर प्लानिंग प्रोसेस। अब आता है सबसे पहले कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, उसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या है, उस पे इम्पैक्ट होता है प्रोसेस का, प्रोसेस पे उनका इम्पैक्ट होता है। तो जैसे पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कंपनी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट लेती है या नहीं लेती है, या वो इनिशियल लेवल पे ही रिक्रूटमेंट करती है। जैसे टाटास जो हैं वो केवल इंटरनल रिक्रूटमेंट लेते हैं अदर सीनियर पोजीशंस के ऊपर। बाहर से वो केवल इनिशियल पोजीशंस पे ही हायर करते हैं, उसके बाद में आगे सारा जितना भी उनका अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इंटरनल एम्प्लॉयज से ही होता है। तो ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कितना फोकस है, लेबर यूनियंस जो हैं उनका कितना इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग पे है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोमेशन कितना हो चुका है, कितना वो लोग कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, रोबोटिक्स पे जा चुके हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनका इम्पैक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारे एचआरपी प्रोसेस का। जो नेक्स्ट स्टेप है एचआरपी प्रोसेस के अंदर वो है डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स, कि हमको जो है वो कब कब कितने कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें जो फेमस टेक्निक्स हैं जो ज़्यादातर यूज में लेते हैं मैनेजर्स वगैरह, वो है मैनेजरियल जजमेंट, फिर है रेशो ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक एंड फ्लो मेथड्स। दीज आर फ्यू डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। ये सारी टेक्निक हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है एचआर की सप्लाई की फोरकास्टिंग। उसके अंदर हमको जो है वो अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, जितने भी उस फील्ड के हमारे से जो रिलेटेड फील्ड हैं, उनके जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नंबर ऑफ इनटेक्स कितने हैं, कितने लोग पास आउट हो रहे हैं,
उनका हमको मतलब एक ध्यान में होना चाहिए फोरकास्टिंग के लिए। प्लस विद इन ऑर्गेनाइजेशन कितने एम्प्लॉइज हैं जो हमारे ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस में काम आ सकते हैं, अभी कितना सप्लाई है, स्किल इन्वेंटरीज कितनी है हमारे पास में, कौन कौन सी स्किल के कितने एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं। प्लस प्रोग्रामिंग करना कि जब जब एम्प्लॉइज रिटायर हो रहे हैं या फिर रिजाइन करते हैं, उससे पहले हमारे पास में अवेलेबल हो। तो एक बैलेंस होना चाहिए सप्लाई और डिमांड के बीच में, प्लस राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम हम जो है वो पहुंचा सकें, ये एचआर प्रोग्रामिंग के अंदर आएगा। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में लाएं। अगर शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है तो हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को प्लान करें या फिर रीडिप्लॉयमेंट ट्रांसफर वगैरह कुछ प्लान करें। और अगर सरप्लस स्टाफ है तो हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम या फिर रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग करके या फिर ले ऑफ करके कुछ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में डालें। और लास्ट स्टेप जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, दैट इज इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। जो भी हमको अलॉटेड बजट था, हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना प्लानिंग प्रोसेस उसके अंदर करें, ठीक है, ओवर बजट नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक रिपोर्टिंग प्रोसीजर हो कि जो भी हमने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही। आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो उसमें सबसे पहले जो टेक्निक है वो है मैनेजरियल जजमेंट। इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, एक सेंटर प्लेस पे बुला के और एक डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि उनको अपकमिंग नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे उनके अंडर के अंदर। तो वो सारे आपस में डिस्कस करके और एक डिसीजन के ऊपर आ जाएंगे। ये एक फेस टू फेस मीटिंग होगी। बट इस मीटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसा कि ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन के अंदर होता है कि ग्रुप डिस्कशंस आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पर्सन्स ओनली, नॉर्मली विथ लाउडर वॉइस एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो सारे मैनेजर आपस में इकट्ठे होके बात तो कर लेंगे टुगेदर होके वो, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि कुछ जो थोड़े से शाई नेचर के मैनेजर्स होंगे वो शायद मीटिंग में बोल ही नहीं पाए कि उनका फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी है एम्प्लॉयज की। फिर आता है रेशो ट्रेंड एनालिसिस। इस टेक्निक के अंदर बहुत सिंपल है, ये फास्टेस्ट टेक्निक आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आपको जो है वो सेल्स को डिवाइड करना है अभी जितने वर्कर्स हैं उससे। तो आपको जो है वो पर वर्कर सेल का एक आइडिया मिल जाएगा कि एक एम्प्लॉय इतना सेल कर पा रहा है। तो हम अपनी जो फ्यूचर हमने सेल्स फोरकास्टिंग की है उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि इतना अगर हमारी सेल्स होने वाली है तो हमको लगभग इतने एम्प्लॉय जो हैं रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टेक्निक का नाम है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट टेक्निक है रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस टेक्निक के रेशियो एनालिसिस के काफ़ी सिमिलर है, बट इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्कफोर्स साइज है। इसमें हम एक स्लैब बना लेते हैं कि इस स्लैब के लिए जो है वो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे। फिर एक नेक्स्ट स्लैब है उसके लिए इतने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है कुछ जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे स्टैट्स के अंदर, जैसा हम देखते हैं, उनको कैलकुलेशन करते हुए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस से सेल्स फोरकास्टिंग करेंगे। अब है वर्क स्टडी टेक्निक, जो हमने अपनी स्कूल के दिनों में मैथमेटिक्स में पढ़ी होती है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना जो है वो टाइम लगेगा, लेंथ जो है
और पर डे कितने आवर्स काम होता है इस और प्लस इतनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे। फिर आती है नेक्स्ट टेक्निक जिसको हमने नाम दिया है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक जो है वो बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को मेल पे या फिर जो पोस्ट होती है लेटर पोस्ट करके उनको पूछेंगे कि आपको फ्यूचर के अंदर कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, सबऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हैं। तो उससे क्या होगा कि मैनेजरल डिसीजन के अंदर क्या हो रहा था कि सारे एम्प्लॉय साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे। इस टेक्निक के अंदर वो एम्प्लॉय अपनी जगह ही हैं और वहां से एक जो सेंट्रल लोकेशन है, एक एचआर एग्जीक्यूटिव जो है एज ए इंटरमीडिएटर काम करेगा। वो उन सबको मेल करेगा कि भाई आप बताइए कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं। फिर वो उस मेल को रिवर्ट करेंगे, फिर आपस में कुछ वो उसको एनालाइज करेंगे और जो इंटरमीडिएटर होगा वो उन सब एम्प्लॉयज को वापस से मेल रिवर्ट कर देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि वो फेस टू फेस डिस्कशन है नहीं, तो सारे एम्प्लॉयज को मेल का रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें सारे एम्प्लॉयज का, जो मैनेजर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। देन वी हैव फ्लो मॉडल, या फिर उसको कई बार जो है हम मार्को मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो है वो दो तीन चीजें मेन है। जैसे एक तो हमको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज एनालाइज करनी पड़ेगी कि कितनी कैटेगरीज में हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होता है। जैसे राजस्थान में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर है, जेईएन है, फिर एईएन है जिसको असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, फिर जो है वो चीफ इंजीनियर्स होते हैं। तो ये कैटेगरीज हो गई, प्लस एग्जैक्ट टाइम हमको एम्प्लॉय कब रिक्वायर्ड है। और एक चीज है कि पर ईयर जो है वो कितना फ्लो होता है, कितने एएन जो है वो जेईएन में स्विच होंगे, प्रमोशन से होंगे, और कितने नंबर ऑफ एएन्स जो हैं वो एक्सीएन की पोस्ट जो होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, वहां तक पहुंच पाते हैं। तो हमें उनका आपस में फ्लो या ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। अब इसमें दो फैक्टर और हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक तो है गेन्स और एक है जो है लॉसेस। तो गेन्स में हो सकता है कि कुछ न्यू रिक्रूटमेंट हुए हैं तो वो है, या फिर ट्रांसफर या प्रमोशंस जो हैं वो गेन्स में काम काउंट होंगे। और लॉसेस के अंदर जो है वो अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो वो है, और अदरवाइज रेजिग्नेशंस अगर हुए हैं तो वो लॉसेस के अंदर काउंट होंगे। इस मेथड को क्या नाम दिया गया है? फ्लो टेक्निक या फिर मार्को मॉडल ऑफ फोरकास्टिंग। Thank you. That was about human resource planning process and demand forecasting techniques. Thank you.